नमस्कार एंड वेलकम बैक। क्या इंडियन इकॉनमी में खतरे की घंटी वो बजनी शुरू हो गई? क्यों बोल रहा हूं? रुपया 100 रुपए के पास पहुंचने वाला है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स नेगेटिव में है। डेफिसिट गवर्नमेंट का इंक्रीज होना शुरू हो गया। ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। पब्लिक अनरेस्ट को करने की कोशिश की जा रही है कुछ कॉकरोचों की तरफ से। और आरबीआई ने ये सारा कुछ देखते हुए दे हैव डन समथिंग अनप्रेसिडेंटेड। कैन यू इमेजिन कि इतने जीरोज हैं एक के पीछे, जो अमाउंट उन्होंने गवर्नमेंट को दिया है 3 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट को दे दिए गए, जो कि बजट है कई कंट्रीज का। उतना पैसा ओवरनाइट आरबीआई को देना पड़ा मोदी गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट को बचाया जा सके। ये मीडिया दिखा रहा है, लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट ये है कि जो इतना माउंटेन्स ऑफ कैश जो आरबीआई ने दिया है, क्या उसके बाद भी इंडियन रुपये का जो गिरना है उसको रोक नहीं पा रही यूएस डॉलर के अगेंस्ट आरबीआई? ऐसा क्या चक्कर है? ये बड़े मुद्दे हैं जो आपके सामने रखना जरूरी है, क्योंकि जो ग्लोबल टेंशन्स हैं वो एक्सप्लोड कर रही हैं। मार्को रूबियो भारत में आए हुए हैं, उन्होंने भी कई बड़ी शर्तें हमारे सामने रख दी। तो इसलिए उसके बीच में से इंडियन इकोनॉमी को बचा कर लेके जाना, क्योंकि जो इंडियन इकोनॉमी है वो अल्टीमेट टेस्ट अभी दे रही है, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमी में स्ट्रेस का टेस्ट, वो दे रही है। ये जो पूरा आरबीआई का पे आउट है, क्या ये मैजिकल क्योर है गवर्नमेंट को बचाने का या उनकी फेस सेविंग का? ये सारे मुद्दे मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और दूसरा, जो 3 लाख करोड़ अभी गवर्नमेंट को दिया गया है, क्या जो रुपया 97 के पास पहुंच गया, क्या इसको 100 पे पहुंचने से रोकने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं? अब इसको लेते हैं डीप डाइव, ये हो क्या रहा है। दोस्तों, जो ट्रूथ है इस मनी ट्रेल के पीछे पीछे का जो खेल है, वो आपको शॉक कर देगा। आरबीआई इंटरवीन क्यों नहीं कर रही, रुपए के गिरने को रुकवा क्यों नहीं रहे, ये सारे मुद्दे मैं आपके सामने रखने वाला हूं बड़े सिंपल वर्ड में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, आरबीआई तो कोई कमाता नहीं पैसे, उसके पास ओवरनाइट ये 3 लाख करोड़ रुपए आए कहां से? और उठा के उन्होंने गवर्नमेंट के पास उन्होंने भेज दिए। सडनली कभी भी काम होता नहीं है। अब एक तो तरीका यह है कि आरबीआई ने प्रिंटिंग प्रेस में जल्दी जल्दी 500 के नोट प्रिंट करने शुरू किए और उठाकर पैसा गवर्नमेंट को दे दिया। ऐसा कोई भी काम हमारी आरबीआई ने नहीं किया। उन्होंने दिखाया एक मास्टर क्लास कि इकोनॉमी को चलाने का तरीका कुछ और भी होता है। उसके पीछे दो चीजें हैं जो पहले गवर्नमेंट ने करी। आपको मालूम है कि लास्ट ईयर हमने सोना खरीदना शुरू किया था। एक सोना खरीदा था हमने, दूसरा हमने जो डॉलर्स हैं उसको भी हमने अपने पास रखा हुआ था। आधा हमारे पास सोना था, बाकी का डॉलर हमारे पास पड़ा हुआ था। गोल्ड हमने तब खरीदा जब इसका रेट 50-60 हजार पर 10 ग्राम का रेट था। आज 1.5 लाख का रेट है, यानी कि एक साल में उसकी प्राइस डबल ट्रिपल हो गई। वैसे अगर आप रियल टर्म्स में देखेंगे, क्योंकि कई बार प्राइस 60 हजार थी, एकदम से 1 लाख हो गई, तो ओवरऑल हमारा जो प्रॉफिट है वो 60 से लेकर 70% हमें प्रॉफिट हुआ गोल्ड के ऊपर। अब आरबीआई के पास आपको मालूम है कि 880-900 टन गोल्ड पड़ा है। ये छोटा अमाउंट नहीं है। अब हमने कुछ भी सोना बेचा भी नहीं अभी, लेकिन जो सोना हमारे तिजोरी में पड़ा था उसकी प्राइस डबल ट्रिपल हो गई। बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्योर प्रॉफिट हमारे पास, पेपर प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, वो हमारे पास आ गया फ्रॉम थिन एयर। ये अल्टीमेट विंडफॉल था जो गवर्नमेंट के पास आया। अब आपको याद आएगा मोदी जी ने क्या बोला था, डू नॉट बाय गोल्ड फॉर 1 ईयर। अब आपको समझ आएगा मोदी जी कर क्या रहे हैं। मोदी जी ने बोला था कि भाई हमने तो 50-60 हजार पे इसको खरीदा था, आज 1.5 लाख पे प्राइस हो गई है, हम इसको बेच रहे हैं। बेच तब रहे हैं जब प्राइसेस बहुत हाई हो चुकी हैं। अब आपको बोल दिया आप खरीदे मत, तो अब खरीदेगा कौन? आरबीआई को तो गोल्ड बेचना है। आप खरीदेंगे नहीं, जरूरत किसको है? जरूरत है उसको जिसके पास पेपर गोल्ड तो है, लेकिन फिजिकल गोल्ड उनके हाथ में नहीं है, और वो कंट्री का नाम है अमेरिका। अमेरिका के पास पेपर गोल्ड है, वो आपको ईटीएफ बेचते हैं, फिजिकल गोल्ड आपको बेचते नहीं हैं। इसलिए अब अमेरिका को गोल्ड चाहिए अपनी तिजोरियों में भरने के लिए। अब करेगा क्या? वो हाई रेट पे अपने डॉलर के साथ वो फिजिकल गोल्ड को खरीदेगा, और उसके बाद आरबीआई उस गोल्ड से प्रॉफिट कमाएगी, और उस प्रॉफिट को पंप इन किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तिजोरी में। अब उसके बाद क्या होगा? जब आपकी डिमांड कम हो गई, प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। जब प्राइसेस नीचे आएंगी, आरबीआई फिर दोबारा से वही डॉलर जिसमें हमने 1.5 लाख पे हमने डॉलर कमाए हैं, उसको 50 हजार पे दोबारा से वो खरीदने वाली है। दोस्तों, ये सेम गेम यूएसए के बैंक्स, यूएसए की गवर्नमेंट,
ये हमारे साथ खेलती रही। अब हम वही गेम अमेरिका के साथ या वेस्टर्न पावर्स के साथ हमने खेलना शुरू कर दिया। इसलिए जो एक गोल्ड की एक स्कीम आ रही है कि आपके पास अगर फालतू गोल्ड पड़ा है आप गवर्नमेंट में जमा करा दीजिए, कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, उसके बदले में हमारी जो इंपोर्ट करने की हमारी जो भूख है गोल्ड की, वो जरूरत हमारी कम हो जाएगी। अब आपको समझ आ रहा है कि अब हम कर क्या रहे हैं। आपको बोला जा रहा है गोल्ड आपके पास पड़ा है आप गवर्नमेंट को दे दीजिए, और जो खरीद रहे हैं आप उसको खरीदना बंद कर दीजिए ताकि अमेरिका को ब्लीड करवाया जाए। ये तो हो गया एक। दूसरा है, मैंने पहले बताया था हमने दो चीजें खरीदी, एक था डॉलर, उसको बचा के रखा, और दूसरा था गोल्ड। गोल्ड का मैंने बता दिया। अब आते हैं डॉलर के ऊपर। आरबीआई ने डॉलर कब लिए थे? आखिरी बार जो डॉलर हमारे पास आया तब रेट था 80, 82, 84 के ऊपर। आज डॉलर का प्राइस 97 है। पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने अपने डॉलर को बेचना शुरू कर दिया। 82 पे खरीदा था, 97 पे बेचना शुरू कर दिया। 15-16% का तो प्रॉफिट आ गया है पिछले 5-6 महीने में आरबीआई के पास। सस्ते में खरीदा, हाई प्राइस पे उसको बेच दिया। और इसको आप देखिए, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 40, 50, 100 बिलियन डॉलर्स में, तो आपको पता लगेगा कि हो क्या रहा है। और ऊपर से जो ये प्रॉफिट है, ये जो परफेक्टली एग्जीक्यूटेड ट्रेड किया गोल्ड में और डॉलर में, उसके कारण ये पैसा हमारे पास आना शुरू हो गया। लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि यार ये स्टुपिडिटी नहीं है भी, हमारे पास डॉलर है, इतना इंपॉर्टेंट डॉलर्स हमारे पास पड़े हैं, सिर्फ प्रॉफिट बुक करने के लिए हमने अपने डॉलर को बेचना शुरू कर दिया, तो हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स है उसका क्या होगा? गवर्नमेंट को तो 3 लाख करोड़ मिल गए, लेकिन हमारे फॉरेन रिजर्व्स कम हो जाएंगे। तो आरबीआई इतनी बेवकूफ नहीं है, वो आंखें बंद करके अपने पैसे को ऐसे ही बांटती फिरती नहीं है। उसके पास एक स्ट्रिक्ट रूल बुक है। अब आरबीआई करता क्या है? आरबीआई के पास एक इमरजेंसी फंड है जिसको बोलते हैं कंटिंजेंट रिस्क बफर। अब इसके अंदर क्या होता है? इस बफर को रखा गया कि भाई हमारे पास जितना भी डॉलर है हम इसे 7.5% पे इसको बफर में डाल देंगे, यानी कि सेफ्टी जोन में हम डाल देंगे। इसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए सेफ्टी जोन के अंदर हमने रखे हुए हैं। लेकिन इस साल हमने एक काम और किया। ये जो बफर जोन था इसको हमने 7.5% से कम करके हमने 6.5% पे ले आए उसको। ये 1% का जो ड्रॉप किया है हमने इमरजेंसी फंड से, उसी में 3 लाख करोड़ रुपए तो उसमें से आ गए। अभी तो मैंने गोल्ड और जो डॉलर का बताया आपको, उसमें भी लाखों करोड़ रुपए का फायदा है। आज 3 लाख करोड़ दिए गए हैं, आगे जाकर आपको दिखेगा ये और ज्यादा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तिजोरी में ये जाने वाला है। लेकिन हमने बोला, अपनी हमारी जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है, हमने भी इन्वेस्ट किया कि फॉलो द मनी में हर चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, टाइमिंग। अभी ही क्यों ये काम किया गया? ये इतना मैसिव इंजेक्शन ऑफ मनी एग्जैक्टली एट दिस मोमेंट, ये आपको करना क्यों पड़ा? क्योंकि दोस्तों उसका रीजन है कि पैसा है वो लाइफलाइन होती है गवर्नमेंट की। जो इकॉनमी है वो चलती है पैसे के साथ, वो बातों से चल नहीं सकती। एक इतनी बड़ी कंट्री को अगर आपको चलाना है तो आपको लाखों करोड़ रुपए आपको चाहिए, हर टाइम आपके हाथों में होने चाहिए। और आपको मालूम है कि आज की डेट पे दो बहुत बड़े खर्चे हैं जो हमारी गवर्नमेंट को करने पड़ रहे हैं। एक, ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। दूसरा, जो फ्रीबीज हैं, हर स्टेट गवर्नमेंट में आप अनाउंस करते जा रहे हैं 3,000 हर लेडी के खाते में, सारी बसेस फ्री, राइड फ्री, ये फ्री वो फ्री, उस चक्कर में सिर्फ इसलिए कि आपको स्टेट के इलेक्शन जीतने हैं। और ज़रूरी भी है, अगर सत्ता हाथ में नहीं होगी तो वही होगा जो आज कर्नाटका का हाल हो गया है, जो वेस्ट बंगाल का है। दिवालिया इन्होंने इस कंट्री को कर दिया अपने आप को अमीर बनाने के लिए। इसलिए जो ये फ्रीबीज हैं ये हमारा एक बहुत बड़ा एक खर्चा होता जा रहा है। अब हमारे पास उसके कारण जो जेब में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा है वो बहुत कम है। 37,000 करोड़ रुपए तो शुभेंदु अधिकारी को देने पड़े सिर्फ स्टेट को चलाने के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने सारे पैसे अपनी जेब में डाल लिए थे। अब पैसा नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यही 37,000 करोड़ रुपया अगर सेंटर के पास होता, जो हमें फ्री में आज वेस्ट बंगाल को देना पड़ रहा है, तो हम वो पैसा हाईवे पे, रेलवे पे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर हम लगा सकते। लेकिन वो पैसा कम हो गया। अब जो टैक्स है, अब बोलेंगे यार टैक्स भी तो इतना इतना लगाती है गवर्नमेंट, उससे कंट्री क्यों नहीं चलती? अरे भाई, टैक्स का जो पैसा है वही तो फ्रीबीज में जा रहा है। इसलिए जो आज ग्लोबल अनसर्टेनिटी है जिसके कारण हमारे डॉलर खर्च हो रहे हैं। दूसरा, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पर जो फिजिकल नॉन डिसिप्लिन है उसके कारण हमारा खर्चा हो रहा है, प्लस फ्रीबीज का स्यापा है। ऊपर से जो हमारा इंपोर्ट का बिल है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमारे पास डॉलर की भी कमी है, अकल की कमी तो थी हमारे अपोजिशन के पास, और हमारी कंट्री को चलाने के लिए और पूरा जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसको आगे चलाने के लिए आरबीआई के पास कोई और तरीका है नहीं। इसलिए ये जो सारे काम किए जा रहे हैं, आरबीआई को जो इंटरवीन करना पड़ा
वो मजबूरी था। दूसरा एक काम और हो गया कि जब हमने 3 लाख करोड़ रुपए दिए, ये तो मैंने समझा दिया आपको कि हमें ये काम करना क्यों पड़ रहा है। दूसरा, जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो खर्चे ज़्यादा कर रही है, लेकिन जो इनकम है वो कम हो रही है। जब ये 3 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो जो उसका फिजिकल डेफिसिट है वो इंस्टेंटली वो थोड़ा कम आना शुरू हो जाएगा, और गवर्नमेंट का प्रॉमिस है कि वो 3-3.5% से नीचे इस फिजिकल डेफिसिट को अगले 1-2 सालों में वो लेके आएगी। अब इसका फायदा इकोनॉमी को या आपको वो कैसे होगा? इकोनॉमी में क्या होता है कि जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए वो बैंक के पास जाती है, वहां से पैसे को उठाती है। अब बैंक के पास एक लिमिटेड अमाउंट है, अगर वो पैसा उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया, आप लोन लेने जाएंगे तो आपकी फाइलों को ऊपर नीचे किया जाएगा, 6 महीने साल लटकाया जाएगा, तो आपको लोन मिलता नहीं है क्योंकि बैंक के पास पैसा ही नहीं है। अब जब गवर्नमेंट के पास 3 लाख करोड़ रुपए आ गए तो अब वो बैंक के पास बोरो करने नहीं जाएंगे। जब वो वहां पे बोरो नहीं करेंगे तो बैंक के पास पैसा होगा आपको लेंड करने के लिए। पहली बात तो ये होगी। अब आप इंडस्ट्री है, आप इंडिविजुअली अगर आप वहां पर लोन लेने जाते हैं, बैंक के पास पैसा है आपको लोन देने का। एक तो ये हो गया, उससे प्राइवेट सेक्टर वो बढ़ना शुरू होगा, इवन की जो पर्सनल लोन्स हैं वो बढ़ने शुरू होंगे, इकोनॉमी और तेजी से वो चलनी शुरू होगी। एंड एक काम और होगा, जब बैंक लैंड करेगा आपको या इंडस्ट्री को तो उसकी जो इनकम है वो भी इंक्रीज होनी शुरू होगी। जब बैंक की इनकम इंक्रीज होती है तो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज नहीं होते। तो अब जो आप लोन लेने जाएंगे आपको सस्ते में आपको इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको लोन मिलेगा, उससे दोबारा से इकोनॉमी जो है वो दोबारा से चलनी शुरू होती है। ये पूरा एक चेन रिएक्शन है। जो इकोनॉमी के बेसिक्स जानते हैं उनको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब ये तो हो गया जो हमारा आरबीआई इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, फिजिकल डेफिसिट को नीचे लेके आने के लिए, और बाकी सारी चीजें, हमने पैसे कैसे कमाए वो मैंने बता दिया आपको। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हिडन है कि हमारा जो इंडियन रुपी है वो फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी वो गिरता ही जा रहा है, वो रुकने का नाम ले नहीं रहा। पैनिक है हर जगह पर, हर आदमी टेरिफाइड है कि यार एक 100 पे तो नहीं पहुंच जाएगा। भाई मेरा क्वेश्चन आपसे है, अगर डॉलर आपका 100 पे पहुंच गया तो आपको फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि आपकी चीजें थोड़ी सी महंगी हो जाएगी। लेकिन एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो ऑपोजिशन या मीडिया क्रिएट करने की कोशिश करती है। और देखिए जी, डॉलर 80 तो 100 हो गया, बस जी पूरी इकोनॉमी का भट्ठा बैठने वाला है, हम दिवालिया हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा, जो बड़े बड़े आजकल मेजर जनरल्स आकर इकोनॉमी की बातें कर रहे हैं टीवी के ऊपर, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि यार आरबीआई के पास इतने डॉलर पड़े हैं, 700 बिलियन डॉलर, हम उसको बेचकर हम इंडियन रुपी का जो फॉल है इसको रोकते क्यों नहीं है? चलिए अब इसका आंसर मैं आपको देता हूं। क्या बोल रहे हैं वो मेजर जनरल्स? आके बोल रहे हैं कि मार्केट को फाइट करना चाहिए। पाकिस्तान से फाइट के लिए बोलते हैं, हमें जरूरत नहीं है, हमें पीओ के लेने की जरूरत क्या है? ये मेजर जनरल बोल रहा है, जो अपनी सारी उम्र सैलरी और अभी आज की डेट में पेंशन भी ले रहा है, इसीलिए क्योंकि उसने पाकिस्तान से लड़ाई करी थी पीओ के लेने के लिए। अभी बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान से लड़ाई नहीं करनी, लेकिन इंडियन रुपये को बचाने के लिए हमें लड़ाई करनी चाहिए, हमें मार्केट से लड़ाई करनी चाहिए ताकि करेंसी को हम बचा पाए। चलिए अब अगर आप इकोनॉमिस्ट हैं तो आप सोचिए कि ये जो वार्निंग दे रहे हैं वो हमें, क्या वो सही है या नहीं है? अब मैं क्या कह रहा हूं, पहली बात यह है कि अगर हम अपने रुपए को अभी हम डिफेंड करने की कोशिश करेंगे तो उसका एक बहुत बड़ी गलती हम क्या करेंगे, एक ट्रैप है जिसके अंदर हम फंस जाएंगे। पहला तो यह है कि अगर डॉलर आज 100 रुपये हो गया, यस हमारा इंपोर्ट का बिल वो थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ये 90 पे रह गया तो क्या असर पड़ेगा आपके ऊपर? ये 120 पे हो जाएगा तो भी क्या असर पड़ेगा? तो मिनिमल जो आपके ऊपर जो असर है वो सिर्फ ये है कि आपकी जो प्राइसेस हैं वो बढ़नी शुरू होती हैं, लेकिन जो प्रेशर है रुपए के ऊपर वो कम नहीं होगा उसके बाद भी। अगर आपने इसको आर्टिफिशियली आपने नीचे करने की कोशिश करी, उसका नुकसान होगा। मैंने एक बार बहुत पहले मैंने वीडियो बनाया था कि आप रुपए को आप बिल्कुल फ्रीली अब ऊपर नीचे जाने दीजिए, ताकि जो स्पेकुलेशन करते हैं, ये बहुत टेक्निकल है, मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, कि जो इंटरनेशनल बैंक वाले लोग हैं ये स्पेकुलेट करते हैं, ये सट्टा लगाते हैं कि आगे जाकर रुपया कहाँ जाएगा। इन्होंने सट्टा लगाया था कि रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी 90 से ऊपर जाने नहीं देगी। हमने 97 पे ले गए, इनका सारा जो सट्टा इन्होंने लगाया था, जुआ लगाया था इन्होंने 90 के ऊपर, वो हार चुके हैं। इसलिए इन्होंने फिर लगाया सट्टा कि 92 पे जाएगा, हम 94 पे ले गए। अब ये हर रोज़ ये हारते जा रहे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा जो प्रेशर है रुपये के ऊपर वो कम नहीं होगा, क्योंकि ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो बढ़े हुए हैं, और जब ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। उसके कारण हमारा जो रुपया है उसने गिरना शुरू हो गया, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। अब अगर हम इस पूरे सिनेरियो को
दूसरी तरफ से देखें, आउट ऑफ दी जो लोग बोल रहे हैं उससे बाहर बैठकर, अगर हम फाइट करना शुरू करें, हम डॉलर को बेचेंगे, अपने रिजर्व्स को कम करेंगे, उससे होगा क्या, हमारे रिजर्व्स तो कम हो जाएंगे, लेकिन हम मार्केट को बीट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट लंबे दौर तक ये लड़ाई करने वाली है, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस कम होने का नाम ले नहीं रहे। हमारी कोई सिचुएशन 1991 वाली थोड़ा है, जहां पर मनमोहन सिंह दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट, भूलना मत, जिनको बोला गया था कि भाई अपनी इकोनॉमी का जो रेट है इसको कम कर दो, हमने 50% कम कर दिया। इन्फ्लेशन हमारी आउट ऑफ कंट्रोल थी उस वक्त। अभी हमारे जो फंडामेंटल्स हैं वो रॉक सॉलिड हैं। हम ये करेंसी का जो शॉक है इसे हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हमारा सिस्टम कभी भी टूट के हाथ में नहीं आएगा जैसे कांग्रेस के टाइम पे आता था। सॉल्यूशन क्या है? बड़ा सिंपल है, रुपया गिर रहा है, गिरने दीजिए, क्योंकि ये नेचुरली गिर रहा है। जैसे ही ऑयल के प्राइसेस कम आने शुरू होंगे, डॉलर की प्राइस नीचे आएगी, हमारा रुपया ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होना शुरू होगा। एक तो ये हो गया, आपको इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। वीक लगेगा आपको कि हमारी करेंसी वीक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, होने दीजिए, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा एक और है, मैं एनआरआई हूं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मुझे फायदा हो रहा है, आपको समझाऊंगा कि फायदा कैसे होता है। एज ए एनआरआई जब मैं 4-5 महीने पहले अपने डॉलर को भारत भेजता था तो मुझे 82-84 रुपीस मुझे $1 के मिलते थे। आज जब मैं भेज रहा हूं तो मुझे 97 मिल रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, जितने मेरे पास डॉलर है मैं उसको, पहले अगर मैं एक अमाउंट भेज रहा हूं, सपोजिंग मैं 100 रुपये भेज रहा था, अब मैंने 200 रुपये वो इंडिया में भेजने शुरू कर दिए, क्योंकि मुझे 15-16% का मुझे फायदा हो रहा है। ये तो मैं बहुत छोटा अपने लेवल पे बता रहा हूँ। लेकिन जो बिलियनियर्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, अब उसका देखिए, जब वो भारत की मार्केट को छोड़ के गया था तब डॉलर का रेट 84-85 था। आज अगर वो वापस आएगा उसको 97 रुपीस मिलने वाले हैं। रुपया चीपर का मतलब है कि जितने भी ये बड़े बड़े फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले हैं उनको भारत अब चीप दिखेगा। चीप इसलिए, पैसा तो वही है, वही डॉलर है, उसके बदले आपको 84 की बजाय 97 मिल रहा है। तो इंडियन स्टॉक्स, इंडियन कंपनीज, इंडिया का रियल एस्टेट सडनली वो सस्ता होना शुरू हो गया हमारे लिए, यानी कि नॉट मेरे लिए बल्कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। ये मैसिव ग्लोबल बार्गेन का ये मोमेंट है। इसलिए चीप रुपी का मतलब है एक मैग्नेट बन गया इंडियन इकोनॉमी, जहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स अब भारत में आ सकती हैं। इसलिए मोदी जी 5 कंट्रीज में जाकर क्या बोलकर आए कि दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू इन्वेस्ट इनटू इंडिया। अब जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, जो फॉरेन के पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो फ्लड करने शुरू होंगे अभी भारत के अंदर। उससे क्या होगा, एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ भारत में आएगी। जब पैसा यहाँ पे आना शुरू होगा, डॉलर के ऊपर प्रेशर कम आएगा, उसके बाद ऑयल की प्राइसेस कम आएंगी, ये डॉलर दोबारा से 97 से कम होकर 84 आ जाएगा, 82 आ जाएगा, और ये लोग जो 97 पे यहाँ पर आए थे आहिस्ता से अपना पैसे को लेंगे, दोबारा से वापस चले जाएंगे 15-16% का प्रॉफिट कमाने के बाद, ओनली इन फ्लक्चुएशन। दोस्तों, ये जो डॉलर का इन्फ्लो है, आप देखेंगे पूरा का पूरा जो हमारा करंट जो सिनेरियो है नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव हो जाएगा और हमारी इकोनॉमी सुपर चार्ज हो सकती है। इसलिए आप ओल्ड टाइम्स देखिए, जब हमें कभी भी पैसे चाहिए होते थे, डॉलर चाहिए थे हमें, हम करते क्या थे? कांग्रेस के टाइम पर जो एनआरआईज थे उनके सामने भीख मांगते थे कि भैया पैसे भेज दो, हमें डॉलर की जरूरत है, आपके देश को पैसे की जरूरत है। और उसके बदले में अगर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता था तो ही डॉलर्स वापस आते थे भारत के अंदर। वैसे तो बोलते हैं कि हम देश प्रेमी हैं, लेकिन हाई इंटरेस्ट के बिना एनआरआईज ने कभी भी भारत को डॉलर नहीं भेजे। रेड कारपेट ट्रीटमेंट देना पड़ता था एनआरआईज को। अभी भारत देखिए, हमें डॉलर की जरूरत है, लेकिन हम रेड कारपेट ट्रीटमेंट एनआरआईज को नहीं दे रहे, ना ही हाई इंटरेस्ट रेट की जो स्कीम्स हैं वो हम एनआरआईज को नहीं दे रहे। हम क्या कर रहे हैं? हमने कोई भी शॉर्टकट नहीं लिया, हमने रुपये को गिरने दिया ताकि एनआरआईज के मुंह में पानी आ जाए। वो अपने आप ही ये जो लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स हैं उसके अंदर फंसकर वो पैसे को अपने आप झक मार के, जैसे मैं भी आज अपने डॉलर को भारत में भेज रहा हूं, सभी भेजने शुरू कर दिए। दोस्तों, यही है बिगर पिक्चर जो आपको समझनी है कि दो चीजें हैं जो पैरेलली जा रही हैं, वो ऑपोजिट है। पहली बात, इंडियन इकोनॉमी, उसके अंदर 3 लाख करोड़ रुपए पंप किए गए आरबीआई की तरफ से, सिर्फ इसलिए कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है उसको क्रश करना है, उसको नीचे लेके आना है, मार्केट के अंदर क्रिटिकल लिक्विडिटी लेके आनी है। और उसके लिए कुछ भी नहीं किया हमने, गोल्ड और डॉलर को बेचा, पैसे कमाए और हमने पैसे मार्केट में डाल दिए। दूसरा एक काम और हो रहा है कि जो रुपया है वो गिर रहा है, उसको गिरने दिया जा रहा है ताकि
एक अग्रेसिव प्रोटेक्शन आए हमारी गवर्नमेंट के लिए, फॉरेक्स रिजर्व्स के लिए भी हमने उसको बचा के रख लिया। दूसरा, हमने एक सुनामी लेकर आ गए चीप इन्वेस्टमेंट्स को भारत में लेके आने के लिए, ताकि भारत की एसेट्स उनको सस्ती दिखे और वो आकर यहाँ पर बाई करना शुरू करें। अब ये दो जो ऑपोजिट्स हैं, ये इकोनॉमिक एक किला है जो इकोनॉमी का, जिसको क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है भारत के अंदर। सिस्टम में आपको लगेगा कि यार अगर आप एक तरफ देखेंगे कि यार 100 रुपये भी हो गया, इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया, ये इकोनॉमी ऊपर उठेगी नहीं, ऐसा कभी भी होगा नहीं। हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि जो ऑयल की क्राइसिस है वो कम हो जाए। इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट नहीं, हमारी जो इकोनॉमी है आज की डेट में, वो पूरा सिस्टम है, वो पूरा कैपेबल है कि हम इस क्राइसिस में से अपने कंट्री को बाहर हम आराम से लेके जा सकते हैं। और जो पैसा है उसने बहुत तेजी से ऑलरेडी मूव करना शुरू कर दिया। जो चेस पीसेस है दोस्तों वो लॉक हो चुकी हैं ऑलरेडी। हमें मालूम है हम क्या कर रहे हैं। आरबीआई बेवकूफ़ नहीं है। इसलिए जो मेजर जनरल्स, मैं सॉरी टू से मुझे मेजर जनरल्स का नाम लेना पड़ रहा है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि, बट जैसे वो आकर आजकल गवर्नमेंट को बोल रहे हैं आप डॉलर भेज दीजिए, आपको रखने की जरूरत क्या है, रुपये के स्लाइड को बचाइए, हमारी इज्जत लुटती आ रही है। नहीं, हमारी इज्जत उस वक्त लुटती है जब आप मेजर जनरल्स आप आकर बोलते हैं इकोनॉमी के ऊपर और आके ये बोलते हैं कि हमें पीओके नहीं लेना चाहिए। उस वक्त हमारी इज्जत लुटती है, ना कि रुपये की स्लाइड से। इंडियन इकोनॉमी बहुत हाई स्टेक्स की गेम खेलती जा रही है और हम एक हिस्ट्री है या रूल्स हैं उसको रियल टाइम पे हम देखते जा रहे हैं रीराइट होता हुआ। ये चीज़ें वो हैं जो आज तक हमने नहीं देखी थी। जब भी रुपया नीचे गिरता था एकदम से हमारा आरबीआई के डॉलर को बेचता था, हमने वो रूल बुक देखा है। ये नया रूल बुक है जहां पर नेचुरल वे से पैसे को भारत में लेके आने का एक तरीका निकाल लिया आरबीआई ने या गवर्नमेंट ने, और साथ में प्रॉफिट कमाकर गवर्नमेंट के पास फ्री ऑफ कॉस्ट 3 लाख करोड़ रुपए हमने ट्रांसफर कर दिए। इसको बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक। अभी आगे क्या होगा देखते हैं। ऑयल के प्राइसेस डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था इमीडिएटली कम होने वाले हैं। आई होप हिज वर्ड्स कम ट्रू। अगर वो हो गया आपको डॉलर दोबारा से 90 फिर 85 पे आता हुआ दिखाई देगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।